हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं, पर मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, एंग्री हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, एग्रीव्ड हूँ और क्या नहीं हूँ। कल रात को ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की है, वहाँ पर यूपीएससी के 3 छात्रों की एक हादसे में जान चली जाती है। ये हादसा शाम को राउस आईएएस कोचिंग क्लास के बेसमेंट में जो लाइब्रेरी लग रही थी उसमें पानी भरने के कारण हुआ है और डूबने के कारण ये 3 बच्चों की जानें चली गई हैं। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि कई सारे बच्चे फंसे हुए थे और सरकार जो नंबर्स है वो छुपा रही है। कुछ लोगों के लिए ये नंबर हो सकते हैं, कुछ लोग इसमें राजनीति कर सकते हैं, लेकिन एज अ एस्पिरेंट मुझे इस बात का इतना दुख और इतना डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज का एनालिसिस करने का मन नहीं कर रहा था। रात भर से मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ ये सोच सोच करके कि यहाँ पर हम लोग इतने ड्रीम्स लेकर आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, और जो माफियाज़ हैं, चाहे वो कोचिंग से रिलेटेड हों, चाहे आपके ये लैंडलॉर्ड हों, चाहे एमसीडी हो, चाहे सरकार हो, इन लोगों के करप्शन के कारण आप किसे जो है झेलना पड़ रहा है, कॉमन लोगों को झेलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान ज़रूर था, लेकिन अब मैं अपनी इस व्यथा को और ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। बस आप लोगों से यही चाहूँगा कि उन 3 बच्चे और उनके माँ बाप के लिए प्रे करें कि वो उनको इतनी शक्ति दें कि वो ये सारी चीज़ें झेल पाएँ। अब हम लोग एडिटोरियल की बात कर लेते हैं। आज एडिटोरियल हम लोग 2 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, दोनों ही द हिंदू के आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है, जिसमें हम नेचुरल फार्मिंग कंसेप्ट क्या है, उससे रिलेटेड चैलेंजेस और बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। मेंस का एक क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मल जॉब्स के ऊपर। फॉर्मल जॉब क्या होती है, कितनी फॉर्मल जॉब्स हैं, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार की जो स्कीम आई है वो कितनी इफेक्टिव है, उसमें क्या कंडीशन है और एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। अगर आपको एनालिसिस ठीक लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, शुड इंडिया फोकस ऑन नेचुरल फार्मिंग। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 एग्रीकल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको GS3 एग्रीकल्चर में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल आता है ना। और जनरल जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो एग्रीकल्चर इशू से रिलेटेड होते हैं और उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो आपको पूछा जाता है एग्रीकल्चर में क्या इशू है, क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम चल रही है एग्रीकल्चर के कारण, उसे हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो आप यही सब लिखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, ऑल ये सारी चीज़ें लिखते हैं। सो हमारे लिए ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको जनरल क्वेश्चन आता है तो भी आप यही सारे सॉल्यूशंस देंगे जो यहाँ हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, नेचुरल फार्मिंग पेंडिंग है, हो सकता है आपको नेचुरल फार्मिंग पे इसी साल 2024 में क्वेश्चन दिख जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आए। सो अपन तैयारी कर लेते हैं नेचुरल फार्मिंग की। प्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स पूछी जाती है, पर्माकल्चर पूछा जा चुका है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पूछा जा चुका है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में रिपीट भी हो सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग नहीं आया है, जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग नहीं आया है काफ़ी समय से न्यूज़ में, तो ये एक पेंडिंग टॉपिक आ सकता है। प्रिसीशन एग्रीकल्चर आ सकता है। सो ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। एक तो आज अपन डिस्कस करेंगे, प्रिसीशन एग्रीकल्चर आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। सो अभी हम प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं। आप जानते हैं बजट में हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल में कम से कम 1 करोड़ फार्मर अक्रॉस द कंट्री इनिशिएट करेंगे नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो ये सरकार का टारगेट है। सरकार फार्मिंग के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को सपोर्ट करेगी थ्रू सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि कम से कम 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी खोले जाएंगे। इनके बारे में और भी बात करेंगे आगे चल के। सो ये बेसिकली
यूनियन बजट 24-25 का टारगेट है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो। अब मिशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। द गवर्नमेंट इंटेंड टू मोटिवेट फार्मर टू अडॉप्ट केमिकल फ्री फार्मिंग एंड ड्रॉ देम टुवर्ड्स अडॉप्टिंग नेचुरल फार्मिंग विलिंगली ऑन द सिस्टम्स मेरिट। सरकार ये चाहती है कि जो फार्मर्स हैं वो केमिकल फ्री फार्मिंग को छोड़ करके नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करें और विलिंगली अडॉप्ट करें, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उनको। तो वो जो सपोर्ट होगा वो सरकार ज़रूर देगी, लेकिन कोशिश ये करेगी कि किसी को ज़बरदस्ती ना बोला जाए, ज़बरदस्ती फोर्स ना किया जाए। विलिंगली जो फार्मर्स हैं वो दूसरे सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट हों और जो सपोर्ट है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द सक्सेस ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग विल रिक्वायर अ बिहेवियरल चेंज in farmers to shift from chemical based input to cow based locally produced input। सरकार का मानना ये है कि अगर हमें इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना है तो बिहेवियर चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यहाँ पर भी अगर देखें तो एटीट्यूड और बिहेवियर का चेंज करना, इसका मतलब GS4 में भी आपको एथिक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि सक्सेस ऑफ द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग रिलाइज ऑन द बिहेवियर चेंज ऑफ फार्मर्स, एक्सप्लेन। तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप कैसे इस प्रोग्राम में लोगों को अवेयरनेस बढ़ा करके बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, एटीट्यूड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो एथिक्स याद आ रहा है क्या कुछ? एथिक्स में एटीट्यूड और बिहेवियर पढ़ते हैं। टेक्निक्स के बारे में बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप परस्यूट कर सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन में सरकार ने किया था। तो उस तरीके से GS4 में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये जो नेचुरल फार्मिंग स्कीम है ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंदर जो है सब स्कीम है ये। नाउ व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग क्या है इसे जानना जरूरी है ना। और अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इन नेचुरल फार्मिंग नो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। इंपॉर्टेंट की टर्म क्या है यहाँ पर? नो, है ना। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती तो वहाँ हम बोलते हैं कि लिमिटेड केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूसेज आर अलाउड। जब लिमिटेड की बात करेंगे इसका मतलब कुछ कर सकते हो आप, है ना, थोड़ा बहुत कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन कम से कम इस्तेमाल करना है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। लेकिन अगर नेचुरल फार्मिंग की हम बात करते हैं तो उसमें क्लियर कट लिखते हैं कि भैया बिल्कुल भी आपका केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होगा। नो यूसेज मतलब नो। ये वर्ड आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे, इसकी जगह लिमिटेड कर दिया तो आपका वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। और यही डिफरेंस है। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के बीच में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स 2025 में। तो थोड़ा ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। वहाँ देखते हैं एक्साइटमेंट में पेपर और फटाफट करके आते हैं, बाहर निकलते एकदम खुश होते हैं कि आज तो फोड़ दिया है मैंने, और फिर आंसर की आती तो दुख होता है ना। तो इसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इट इज़ अ diversified farming system that integrates crop, trees, livestock, allowing the optimum use of functional biodiversity। ये एक diversified farming system है जो कि किस किस को इंटीग्रेट कर रहा है? क्रॉप्स को, ट्रीज को, लाइवस्टॉक को, जिसके थ्रू हम अपनी बायोडाइवर्सिटी का ऑप्टिमम यूसेज कर सकते हैं। जैसे कि काऊ हो गया, काऊ जो है अपना घास खा रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं, उससे इनकम बढ़ रही है, घर वालों को बेनिफिट मिल रहा है, दूध पीने को मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, दही मिल रहा है एंड ऑल। इसके अलावा जो अपना गोबर होता है उसका आप खाद बना सकते हैं। काऊ यूरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग प्रोसेस में काऊ यूरिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें, है ना, तीनों ही क्रॉप, ट्रीज़ और लाइवस्टॉक का हम इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं चीज़ों के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसे रिसाइकल करते हैं। जैसे कि ट्रीज़ की बात कर लूँ, ट्रीज़ के जो पत्ते हैं, है ना, सूखे पत्ते वो गिरेंगे, उन्हीं सूखे पत्तों का आप, नीम के पत्तों का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ वीडीसाइड की तरह नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है मल्चिंग प्रोसेस में। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है? डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। इट प्रमोट्स ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस। ये जो सिस्टम है ये इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है, जो कि किस पे बेस्ड है? अब ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग विथ अ स्ट्रेस ऑन बायोमास मल्चिंग। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि काऊ का भी आप जो है जो डंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैन्योर बनाने में। जो ट्रीज़ से बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जो ट्रीज़ के सूखे पत्ते हैं, उसको मल्चिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमास मल्चिंग में मेनली इसका यूज़ किया जाता है। मल्चिंग होता क्या है यार? एक फ़ोटो दिखाता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखो यहाँ पर आपको
रोज़ दिख रही होंगी, है ना, ये हरे हरे पत्ते क्या है, आपकी क्रॉप लगी हुई है। आजू बाजू आप देखें तो यहाँ पर पैरा डाला गया है। तो ये बेसिकली जो पैरा डाला गया है, इसी प्रोसेस को हम मल्चिंग बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये पैरा डाल दिए। अब यहाँ पर जब भी आप पानी डालेंगे तो पानी भी स्लोली जाएगा, पानी धीरे धीरे सॉइल में मिक्स होगा, पहली चीज़। तो वाटर एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा ये है कि जब भी आप पानी डालते हैं, है ना, मिट्टी में, तो वहाँ पर होता है कि कुछ अलग से वीड्स निकल के आ जाते हैं, जो फिर हमें वीडीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। छोटे छोटे प्लांट निकल के आ जाते हैं, घास निकल के आ जाती है। वो घास जो है हमारी मेन क्रॉप के लिए कंपटीशन करती है, लेकिन आपने मल्चिंग कर दी, ये कंपटीशन अब नहीं होगा। और हमारा जितना भी हम जो है पोषण देना चाहते हैं, न्यूट्रेंट देना चाहते हैं क्रॉप को, वो डायरेक्टली सिर्फ उसे ही मिलेगा। तीसरा क्या है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। अगर पानी आपने तेज़ी से भी डाल दिया तो भी मिट्टी बहेगी नहीं। सो मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इसका नेचुरल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पैरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जो है इसके अलावा जो सूखे पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, लकड़ियों की चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है मल्चिंग में। चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ऑन फार्म काउ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था, यूरिन और काउ डंग का मिश्रण बना करके, है ना, इस्तेमाल किया जाता है कीड़ों को मारने के लिए। मैनेजिंग पेस्ट थ्रू डाइवर्सिटी, पेस्ट को मैनेज करने के लिए क्रॉप रोटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग क्रॉप को लगाया जाता है, क्रॉप रोटेशन किया जाता है, उसके थ्रू पेस्ट को मैनेज करते हैं। इसके अलावा ऑन फॉर्म बॉटनिकल कॉन्कोशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल इनपुट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अलावा जो भी आपके बायो इनपुट्स होते हैं, अवेलेबल मिक्सचर्स होते हैं, कॉन्कोशन मतलब मिक्सचर होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं, और केमिकल इनपुट्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। द एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग नेचुरल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। बेसिकली जो कार्बन कंटेंट है सॉइल का, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ क्या क्या चैलेंजेस और बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके, उसे देख लेते हैं। अलग अलग स्टेक होल्डर को क्या क्या चैलेंजेस और बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, डिस्कस कंसेप्ट, चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या जो है आपके नेचुरल फार्मिंग के बेनिफिट्स होंगे। ठीक, सबसे एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा इशू क्या था, प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट हो गई, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, वाटर लेवल डिप्लीट हो चुका है, नीचे स्तर पर पहुंच चुका है, इतना पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ। सॉइल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, एनपीके रेशियो जो कि 4:1 में होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो बहुत ज़्यादा स्क्यू हो चुका है। ये सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। नाउ पहला बेनिफिट क्या होगा, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। जब केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एनपीके रेशियो जो हिला हुआ है वो इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। अगर सॉइल में कोई केमिकल नहीं डाल रहे हैं तो धीरे धीरे वो नेचुरली हील होगी सॉइल और इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक, सो सॉइल हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है अगर हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, वाटर कंजर्वेशन, यूज़ ऑफ मल्चिंग एंड ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो मल्चिंग के बारे में बता ही चुका हूँ। आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे पानी रिसता हुआ जाएगा, तो ओवरऑल आपका जो वाटर एफिशिएंसी है, यूसेज है, वो इम्प्रूव होगा। ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं तो और भी अच्छी बात है, और भी ज़्यादा आपकी वाटर एफिशिएंसी बढ़। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है नेचुरल फार्मिंग। कैसे करेगा, हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो ऑलरेडी इम्प्रूव हो गई है, एंड हेल्दी सॉइल एक्ट एज अ कार्बन सिंक। अभी हमने पढ़ा था कि जो कार्बन कंटेंट है सॉइल का वो इम्प्रूव होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसका कंटेंट इम्प्रूव होगा, तो ओवरऑल जो सॉइल है वो हेल्दी होगी, एज अ कार्बन सिंक की तरह काम करेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर में है वो सारा का सारा जो है सॉइल में आएगा, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन कम होगा। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज का इशू है वो रिजॉल्व करने में भी हमें मदद मिलेगी। सो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस्ड पॉल्यूशन। अब केमिकल फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रॉब्लम क्या होती थी, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करो, ऊपर से पानी आता था, कई बार पानी ज़्यादा आ जाता था, वो फर्टिलाइज़र बह जाते थे, बह करके रिवर में पहुंच जाते थे, रिवर में पहुंचते थे तो न्यूट्रिफिकेशन हो जाता था रिवर का, और उसके बाद इतने ज़्यादा न्यूट्रेंट होने के कारण यूट्रोफिकेशन फेनोमेना होती थी। याद आ रहा है क्या कुछ, यूट्रोफिकेशन? तो बेसिकली जो रिवर में पॉल्यूशन होता है इन फर्टिलाइज़र
फर्टिलाइज़र के कारण वो सारी चीज़ें भी नहीं होगी। सो ओवरऑल आपके कई सारे इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, है ना। तो अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर की बात करें, एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर की बात करें, तो नेचुरल फार्मिंग इज़ अ वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्या है, फार्मर्स की बात करते हैं। फार्मर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनकी इनपुट कॉस्ट बहुत हाई होती है। सरकार ने इनकी कॉस्ट को कम करके रखा है सब्सिडी दे करके, अदरवाइज़ इसकी कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, पर स्टिल ये इनपुट की कॉस्ट बहुत हाई है। सो अगर ये इनपुट का इस्तेमाल ही ना करें तो हमारी जो फार्मिंग होगी वो क्या होगी, एकदम लो कॉस्ट फार्मिंग हो जाएगी, जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग हो जाएगी। आप सारी चीज़ें जो है ना, ऐसे इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपको इनपुट का कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसे कि आपने काऊ यूरिन का इस्तेमाल किया, आपने काऊ डंग का इस्तेमाल किया एज अ मैन्योर, इसके अलावा आप जो है जो पत्ते हैं उसी से आप मल्चिंग कर दे रहे हैं, आपने जो बीज थे ट्रेडिशनल बीज वो बचा के रखे थे उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको किसी भी तरह के इनपुट की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो ओवरऑल आपकी फार्मिंग की जो कॉस्ट होगी वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। अगर कॉस्ट रिड्यूस हो गई और आपको पैसा ठीक भी मिल रहा है तो फार्मर की इनकम को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव फार्म रेजिलियंस। क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ गया है। प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी अब पहले जैसे नहीं रही, कभी भी पानी आ जाता है, कभी भी बाढ़ आ जाती है, इस तरह के इश्यूज आते हैं। अब अगर आप नेचुरल फार्मिंग का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग के थ्रू एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र का अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप पानी सही प्रपोर्शन में नहीं डालेंगे तो पेड़ मर जाएगा, पेड़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप फर्टिलाइज़र का तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो जी एक पैसेज आता है जिसमें बिल्कुल ड्राई स्पेल होते हैं, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, उस पैसेज में भी आपकी फसल सर्वाइव कर सकती है अगर आप नेचुरल फार्मिंग के थ्रू कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। सो आपकी जो खेती है वो रेजिलिएंट हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज होने के बावजूद भी आपकी जो फसल है वो सर्वाइव कर सकती है अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्या बेनिफिट है, इट एनहांस फार्मर्स हेल्थ। ये जो फर्टिलाइज़र है, जो पेस्टिसाइड है, इसकी स्प्रेइंग करनी पड़ती है। इसकी स्प्रेइंग करने के लिए जो फार्मर है वो ऑब्वियसली मशीन लगा लेते हैं अपने पीठ में, है ना, और छिड़काव करते हैं। अब कभी कपड़ा बांध लिए मुंह पे तो बांध लिए, नहीं बांधे तो नहीं बांधे। कोई सैनिटाइज़र तो इस्तेमाल नहीं करने वाले, ना ही उनके पास कोई साइंटिफिक मास्क होने वाला है, और ना ही उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर होता है, और ना ही वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉस्टली भी आती है। तो किसान अपने हाथ से ही छिड़काव कर रहे होते हैं, यही चीज़ उनके नाक में, उनके अंदर वो इनहेल करते हैं, और इससे उनकी हेल्थ को खतरा हो सकता है। फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे तो उनकी हेल्थ को भी खतरा नहीं होगा। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिलेगा यार, सेफ़र फूड मिलेगा। अगर आप देखेंगे कई रिपोर्ट्स आती है कि ये पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से या फिर ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से कैंसर होने की चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी के समय में आप देखें तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑर्गेनिक फूड खरीद रहे हैं, उसे खाना पसंद करते हैं, है ना। जो रिच लोग हैं वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ मूव कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र वाली सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लग रहा है उनकी हेल्थ के लिए खतरा है। सो सेफ़र फूड की तरफ हम मूव करेंगे, ओवरऑल जनता की जो हेल्थ है वो बेहतर होगी, और इट ऑल्सो हेल्प सपोर्ट फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। तो नेचुरल फार्मिंग आपकी ऐसी फार्मिंग है जो आने वाली पीढ़ियों को भी बेनिफिट देगी, क्योंकि अभी जो है हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, उसी का रिसाइकलिंग कर रहे हैं। और जब हम उसी रिसोर्सेज को बार बार इस्तेमाल करेंगे, सर्कुलर इकॉनमी के तहत जो है बार बार यूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचेंगे। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है नेचुरल फार्मिंग के थ्रू किया जा रहा है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो सभी को बहुत बेनिफिट है। लेकिन चैलेंज क्या है, चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। दो तरह के चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि लैक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रिपोर्ट्स, है ना, लैक ऑफ एविडेंस, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, है ना, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई नेचुरल फार्मिंग करो, सडनली फार्मर की इनकम बढ़ेगी, यील्ड भी अच्छी होती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सॉइल हेल्थ बढ़ती है, और प्रोडक्शन में भी बेनिफिट मिलेगा, ओवरऑल फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट है, अलग रिसर्चर्स हैं, उनका ये कहना है कि भाई नेचुरल फार्मिंग से फार्मिंग महंगी होगी, पहली चीज़, है ना। दूसरा, इतनी ज़्यादा यील्ड नहीं होगी जितनी आपके फर्टिलाइज़र और हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करने में हो रही है। तीसरा,
जो इसके बेनिफिट्स हैं किसान की इनकम में वो भी उतने ज़्यादा नहीं होंगे। इनिशियली तो हम ट्रेडिशनल नेचुरल फार्मिंग ही करते थे, उसी के बाद तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। तो पहले तो हम अगर नेचुरल फार्मिंग ही करते थे, अब वापस नेचुरल फार्मिंग में जा रहे हैं, तो वापस आप ये कैसे बोल सकते हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या फिर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या यील्ड ज़्यादा होगी। सो दूसरे तरह के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है। तो एक होलसम जो रिसर्च है ना, वो नहीं हुई है, एविडेंस की कमी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक, और इसके अलावा कुछ चैलेंजेस हैं जो मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि लोअर इनिशियल यील्ड। इनिशियली आपको जो यील्ड होगी, जो प्रोडक्शन होगा, हो सकता है वो कम हो। इसके बाद जो मार्केट है नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़े, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो फिर ऑब्वियस है कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा, तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए जो मार्केट है वो भी लिमिटेड है, लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस नेक्स्ट इशू है। इसके अलावा लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बायो इनपुट रिसोर्सेज। जो बायो इनपुट रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जो कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की जगह इस्तेमाल किए जाने हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। और सरकार इसी की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए 10,000 इनपुट रिसोर्स प्लांट जो है लगाने की कोशिश करेगी, है ना। उन्होंने अभी ये क्या किया है, बजट में वादा किया है। और बायो इनपुट इफेक्टिवनेस क्वेश्चनेबल। जो बायो इनपुट है उनकी इफेक्टिवनेस पे भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। जो फर्टिलाइज़र है तो काफ़ी इफेक्टिव होता है, पेस्टिसाइड बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बायो इनपुट हम इस्तेमाल करेंगे उससे कीड़े मरेंगे ही मरेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है कि पहले तो आप क्या करेंगे, होलसम रिसर्च करेंगे ऑल इंडिया लेवल पर, है ना। किसी किसी रीजन में बेनिफिट मिल रहा है, किसी रीजन में नहीं मिल रहा है, तो पहले तो ऑल इंडिया लेवल पर आप एक कंप्लीट रिसर्च करवाइए। उसके बाद प्रॉपर डेटा पब्लिक करिए और उसके बाद जो है इसको प्रमोट करने पर विचार करिए। अगर आप ज़्यादा प्रमोट करते हैं और ये पूरी तरीके से जो आपके फार्मिंग है, केमिकल बेस्ड फार्मिंग, उसको रिप्लेस करता है, तो फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि इंडिया में जनता कम नहीं है। अगर नेचुरल फार्मिंग के तरीके से पूरा का पूरा फार्मिंग किया जाए तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन 1/3 हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है, होलसम रिसर्च। नेक्स्ट क्या है, मार्केट यार अवेलेबल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार कैसे मदद कर सकती है, मिड डे मील में नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए हेल्दी है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप पीडीएस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पीडीएस में भी इन्हीं चीज़ों को प्रोक्योर कर सकते हैं, इन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं, तो ऑलरेडी मार्केट बनने लगेगा, किसानों को फ़ायदा दिखने लगेगा कि हाँ भाई ये सरकार ले रही है, तो फिर तो वो यही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, उसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन ज़रूरी है ना। ईटिंग हेल्दी, इस तरह का जो अवेयरनेस कैंपेन चले थे, उसी तरह उसी में जो है आपको एक नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड या फिर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफाई करें कि भाई हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट है या फिर ऑर्गेनिक जो है प्रोडक्ट है या फिर ये नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट है, तो फिर लोग बोलेंगे कि ठीक है यार मैं महंगा भी ले लूँगा। क्या है, हमें डाउट रहता है कि यार ये उल्लू तो नहीं बना रहे नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे, क्योंकि हम कौन देखने जा रहे हैं। तो प्रॉपर सर्टिफिकेशन सिस्टम हो जाएगा तो लोगों को ट्रस्ट होगा, और लोगों को ट्रस्ट होगा तो लोग खरीदेंगे। चीज़ें क्लियर है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसको क्या किया जा सकता है, आगे जो है यूज़ किया जा सकता है, और उसके थ्रू नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम लोग स्विच कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है। सो ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है, आर इनफ फॉर्मल जॉब्स बीइंग क्रिएटेड। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे। इनफ फॉर्मल जॉब की बात कर रहा है, सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रहा है। हमारी इकॉनमी में इनफॉर्मल जॉब्स काफ़ी क्रिएट हो रही है, लेकिन इनफॉर्मल जॉब्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, वर्किंग कंडीशन ख़राब है। ठीक, आपको जो इनकम मिलती है वो बहुत कम मिलती है। उसके बाद अगले दिन आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, ये सब इनफॉर्मल जॉब ही तो कर रहे होते हैं।
यहाँ हमारा सवाल है कि क्या फॉर्मल जॉब क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है। सो मेन फोकस यहाँ पर किसका है, फॉर्मल जॉब का। फॉर्मल जॉब का मतलब क्या है, आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा, आपको आपकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, आपको मंथली सैलरी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, है ना। जैसे कि आप EPFO ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसके बाद आप PF जमा करेंगे, बाद में 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर होंगे, तब आपको प्रोविडेंट फंड से हर महीने पैसा मिला करेगा। सो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, मंथली सैलरी, प्रॉपर पर टाइम आपका जो होता है, ये सारी चीज़ें फिक्स होती है, उसी को हम फॉर्मल जॉब्स कहते हैं। चीज़ें क्लियर है। आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, डेटा डिस्कस करेंगे, कितनी जॉब्स हैं, कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है एंड ऑल। उसके बाद इसको जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एड्रेस करने के लिए बजट में जो स्कीम आई हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, पांचों को। बजट जो स्कीम है उसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात करेंगे और एक्स्ट्रा क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिसके थ्रू हम फॉर्मल जॉब क्रिएट कर सकें। ये बेसिकली सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? चलो शुरू करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यही है, बजट में जो है 5 स्कीम लेकर आए हैं। जो करंट स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, डेटा है, वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया वर्कफोर्स वाज एस्टिमेटेड टू बी नियरली 56.5 करोड़। सो लेबर फोर्स कितनी इंडिया में, 56.5 करोड़ इन 22-23। इसमें से 45% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में लगी है, 11% मैन्युफैक्चरिंग में है, 28% सर्विसेज में है और 13% कंस्ट्रक्शन में। अगर मैं कंस्ट्रक्शन प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों को ऐड कर दूं और 2 डिग्री जो आपकी एक्टिविटी है उसमें अगर इसे काउंट करूं तो टोटल कितना परसेंट हो रहा है, टोटल लगभग 24.5% हो रहा है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ 1 डिग्री में लगभग 45% लोग एम्प्लॉयड हैं, 2 डिग्री में 25 के अराउंड और 3 सर्विसेज में आपके कितने हैं, लगभग 28 और 29% के अराउंड है ना, 28 से 29 के बीच में। सो ये हमारा ओवरऑल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है स्टैटिक प्रीलिम्स में। ऑफिशियली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज जस्ट 3.2% इन दैट पीरियड। ठीक, 22-23 में केवल 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। हालांकि 2018-19 में 6% से अधिक हो गया था, लेकिन वापस 2022 में ये 3.4% पर आ चुका है। हालांकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इन नंबर्स पे क्वेश्चन उठाया है और वो वाजिब भी है। बहुत सारे जो लेबर हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वाला सवेरे न्यूज़पेपर डाला, 2 घंटे का काम है, उसके बाद उसे दिन भर कोई काम नहीं मिल रहा है, तो भी वो यहाँ पर लेबर फोर्स में भी होगा और एम्प्लॉयड भी दिखाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड है क्या, वो अंडर एम्प्लॉयड है। तो बहुत बड़ी प्रपोर्शन में लोग अंडर एम्प्लॉयड है, बहुत बड़ी जनता इनफॉर्मल जॉब कर रही है और बहुत बड़ी जनता जो एग्रीकल्चर में है वो अनपेड लेबर कर रही है। जो अनपेड लेबर कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर एम्प्लॉयड दिखा रहे हैं। कोई मतलब है क्या? बेसिकली ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर्स 0 होता है। आउटपुट जो है, टोटल आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिविजुअल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, इंडिविजुअल आउटपुट ज़रूर देते हैं, लेकिन ओवरऑल आउटपुट अगर एक आदमी को निकाल भी दो तब भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा आदमी वहाँ काम कर रहा था उसका कोई यूसेज नहीं है। सो ओवरऑल ये जो नंबर्स हैं, है ना, ये दिख रहे ठीक ठाक हैं, लेकिन जो ग्राउंड में रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मोस्टली जॉब आपके इनफॉर्मल सेक्टर में है। सो अर्बन एम्प्लॉयमेंट 2024 मार्च में 6.7% पहुंच गया था। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2022-23 में लगभग 10% के आसपास था। द परसेंटेज ऑफ पीपल इन रेगुलर सैलरीड वर्क हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 22% इन 2017-18 टू 20.9% 5 ईयर्स लेटर। 2022 में टोटल ये 20% पहुंच गया। तो सैलरीड वर्क जो वर्किंग क्लास है उनका परसेंटेज कम हो रहा है, जो फॉर्मल जॉब्स है वो कम होती जा रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स जो है बढ़ती जा रही है ना। जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इन्हीं इशू को एड्रेस करने के लिए सरकार ने 5 जो स्कीम्स हैं वो लेकर आई है। ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ बेसिकली फॉर्मलाइजेशन का एक एविडेंस होता है। फॉर्मलाइजेशन का एविडेंस मतलब ईपीएफओ में अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो आप क्या करेंगे, प्रोविडेंट फंड के लिए आप जो है पैसा जमा करेंगे। 12% पैसा एम्प्लॉय को देना पड़ता है अपनी सैलरी से और 12% पैसा एम्प्लॉयर को। दोनों 12% पैसा जो है जमा करते हैं फंड में,
ईपीएफओ के, और फिर यही आपको बाद में इंटरेस्ट लग के आपको रिटर्न मिलेगा। जो एम्प्लॉय होता है उसको रिटर्न मिलता है, एम्प्लॉयर को कुछ नहीं मिलता है ना। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यहाँ पर दोनों को ही जमा करना होता है पैसा। 12% जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी उसका 12% है ना। अगर 10,000 सैलरी है तो 10,000 का 12% एम्प्लॉयर भी जमा करेगा और एम्प्लॉय भी जमा करेगा। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फॉर्मलाइजेशन का एविडेंस हमें पता चलता है। जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो कि ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं और जो डेली पैसा जमा कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि इतने लोग तो फॉर्मली एम्प्लॉयड हैं। लगभग 7.3 करोड़ लोग हैं जो कंट्रीब्यूटिंग सब्सक्राइबर हैं। टोटल अकाउंट देखें तो 30 करोड़ से ज़्यादा है। कई सारे इनऑपरेटिव अकाउंट भी हैं और मल्टीपल अकाउंट हैं इंडिविजुअल्स के, तो ये भी एक इशू है। नाउ अब जो स्कीम है सरकार की वो देख लेते हैं। पहली स्कीम है जिसमें 15,000 की सब्सिडी, वेज सब्सिडी दी जा रही है। द फर्स्ट स्कीम इज़ मेंट टू सपोर्ट द हायरिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़। ठीक, जो पहली बार लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं, जिनका अभी तक के ईपीएफओ में कोई अकाउंट नहीं है, उनके लिए पहली स्कीम है। और यहाँ पर जितने भी फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉय होंगे उन्हें 15,000 रुपये दिया जाएगा अगर उनकी इनकम मैक्सिमम 1 लाख तक की है तो। ठीक, ये मैक्सिमम अमाउंट है, इसे 3 किस्तों में दिया जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड इज एम्ड एट हायरिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज स्पेसिफिकली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विथ वेज सब्सिडीज टू बी पेड टू बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर फॉर 4 ईयर विथ अ मैक्सिमम इंसेंटिव ऑफ 24% ऑफ अ 25,000 मंथली वेज। मतलब मैक्सिमम 25,000 रुपये अगर मंथली वेज है आपकी, इसका आपको 24% इंसेंटिव जो है कौन भरेगा, सरकार भरेगी। इसका मतलब 4 साल तक के जो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन 12% एम्प्लॉय कर रहा था, 12% एम्प्लॉयर कर रहा था, वो उसे नहीं करना पड़ेगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट टाइम जॉब ले रहे हैं तो। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयर होगा, है ना, जो कैपिटलिस्ट होगा, वो क्या करेगा, वो नए एम्प्लॉयज़ रखना शुरू कर देगा क्योंकि उसे ईपीएफओ का पैसा देना ही नहीं है। या फिर जो भी उसके यहाँ ऐसे लोग होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे होंगे, जिनका वो ईपीएफओ कटवाता ही नहीं होगा, जिनका ईपीएफओ में रजिस्टर नहीं किया होगा, वो उनको भी रजिस्टर कर लेगा। चीज़ें क्लियर है। सो फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा ऐसे एम्प्लॉयज़ का, उनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सरकार ये कर रही है दूसरी स्कीम के थ्रू। थर्ड, सपोर्ट एम्प्लॉयर्स हु हायर न्यू वर्कर नॉट नेसेसरली फर्स्ट टाइमर बाय रिम्बर्सिंग अप टू 3,000 ऑफ देयर मंथली ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन। थर्ड स्कीम में एम्प्लॉयर को सपोर्ट किया जा रहा है। कोई भी वर्कर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम वर्कर है, कोई भी वर्कर जिनको वो हायर कर रहे हैं न्यू वर्कर्स, उनको, और उन वर्कर की सैलरी है ना, मान लो कि 30,000 है, 30,000 है तो 12% किसको जमा करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को। 12% कितना होगा, 3,600 रुपये। तो 3,600 रुपये देना पड़ेगा। सरकार बोल रही है कि हम 3,000 तक का मंथली जो आप मतलब 3,600 जमा करेंगे तो 3,000 तक आपको रिम्बर्स कर देंगे, वापस कर देंगे। तो अब एम्प्लॉयर को केवल 600 रुपये ही एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अब ये तीनों स्कीम देखें तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो लेबर है उसको हायर करने की जो कॉस्ट है उसको कम किया जा रहा है। कॉस्ट अगर रिड्यूस होगी तो जो आपके एम्प्लॉयर होंगे ज़्यादा लोगों को हायर कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को जॉब मिल पाएगी। चीज़ें क्लियर है क्या। नेक्स्ट स्कीम आपकी किससे रिलेटेड है, स्किलिंग से रिलेटेड है। 20 लाख स्टूडेंट को स्किल प्रोवाइड करने की बात की जा रही है थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ ITIs। ठीक, और आपकी जो लास्ट स्कीम है उसमें टॉप 500 जो कंपनीज़ हैं उनमें इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। 1 करोड़ बच्चों को 5,000 रुपये का मंथली अलाउंस दिया जाएगा। मंथली अलाउंस में 10% कौन जो है इसका भार उठाएगा, जो आपकी कंपनीज़ है वो उठाएगी 10% अलाउंस, मतलब 500 रुपये कंपनी देगी पर बच्चे का पर मंथ, और जो ट्रेनिंग कॉस्ट होगी वो भी कंपनी बियर करेगी, बाकी सारा कॉस्ट सरकार बियर करेगी। समझ में आ रहा है क्या। तो ये बेसिकली आपकी 5 स्कीम्स थी। नाउ ये जो स्कीम है इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा जो कंडीशंस लगाई है सरकार ने उस पर। अगर जो कंडीशंस होगी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव होगी तो ऑब्वियसली ये स्कीम वर्कआउट नहीं करने वाली है। तो उन्हीं कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, फाइन प्रिंट के बारे में बात करेंगे। डेविल लाइज इन डिटेल, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कुछ
जो ऑब्स्टेकल्स हैं इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो हैं, जैसे कि पहली स्कीम थी 15,000 सब्सिडी देने वाली थी सरकार 3 इंस्टॉलमेंट में, पहली इंस्टॉलमेंट 5,000 की, ठीक है। तो आपको जॉब लगी, आपने रजिस्टर किया ईपीएफओ में, आपके 5,000 रुपये खाते में आ गए। अगला 5,000 आपके खाते में तभी आएगा जब आप कंपलसरी ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करेंगे। अब आप जो है सिविल इंजीनियर हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका ऑन फील्ड जॉब है। अब आपका जॉब ऐसा है कि आपको ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा। तो ये अननेसेसरली की कंडीशन सरकार ने डाली है, ठीक है। ये लोग फिर भी कर लेंगे 5,000 के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो और प्रॉब्लमेटिक है। जो आपकी सेकेंड स्कीम थी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो आपकी स्कीम थी उसमें जो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉय थे, है ना, उनके लिए क्या था, उनका 12% जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन देगा, सरकार देगी अगर उनकी सैलरी 25,000 रुपये तक की है, और 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो भी सरकार देने वाली थी, ठीक है। तो ये स्कीम में यही था। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जो आपके एम्प्लॉय हैं वो 10 महीने में अपनी जॉब स्विच कर लेते हैं और उनको जितने भी बेनिफिट थे वो सरकार की तरफ से मिल जाते हैं, तो वो सारे के सारे बेनिफिट की जो कॉस्ट होगी वो एम्प्लॉयर को बियर करना पड़ेगा और सरकार को वापस पैसा रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा एम्प्लॉयर के लिए। फिर वो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हायर ही नहीं करेगा, बोलेगा कि यार 10 महीने बाद हो सकता है कि लड़का भाग जाए और निकल ले, कोई भरोसा नहीं है। अब मान लो कि जनरली क्या होता है कि जो छोटे उद्योग होते हैं वहाँ पर लोग 8 महीने 10 महीने 1 साल उसमें निकल जाते हैं। कई बार लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, बड़ी जगह हो जाती है, कई बार सरकारी नौकरी में हो जाता है, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। अब ऐसे में तो एम्प्लॉयर को नुकसान होगा, तो वो इतनी रिस्क लेगा क्या नए एम्प्लॉयज़ को फिर ईपीएफओ में रजिस्टर कराने की और सरकार से पैसा लेने की, कि बाद में चल के अगर इस एम्प्लॉय ने धोखा दे दिया तो सारी कॉस्ट उस पर आ जाएगी। सो ये एक बहुत रिस्की प्रोविजंस है ना। तो ये प्रोविज़न अगर रहेंगे तो इतना ज़्यादा मतलब इस स्कीम के सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। द स्कीम फॉर क्रिएटिंग जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हायरिंग 50 पीपल और 25% ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ विच इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग वाला जो स्कीम थी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब्स के बेनिफिट हैं वो तभी मिलेंगे जब आप लगभग 50 लोगों को हायर कर रहे हैं, पहली चीज़, या फिर आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उसमें 50% लोगों को, लेट से आपकी ऑलरेडी 50 स्ट्रेंथ है और आप एक्स्ट्रा 25 लोगों को हायर करते हैं, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर आप देखें इतनी बड़ी तादाद में हायरिंग तो ज़रूरत होगी तभी तो करेंगे लोग, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। सो ये हो सकता है कि ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, है ना, जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं है, बस उन्हीं को क्या कर लिया जाएगा, रजिस्टर कर लिया जाएगा और 2-4 लोगों को हायर कर लिया जाएगा। तो हो सकता है अभी जब हमें इस स्कीम के बेनिफिट के बाद जो नंबर इन्फ्लेटेड दिखाई दे उसमें ऑलरेडी लोग जॉब ज़रूर कर रहे थे, बस वो इनफॉर्मल थे, अब वो फॉर्मल में हो गए। नई जॉब हो सकता है अब भी क्रिएट ना हो। सो अगर हम यहाँ देखें तो सारी स्कीम में जो किया जा रहा है वो क्या है, प्रोडक्शन साइड इंटरवेंशन किया जा रहा है ना, जो हम बोलते हैं सप्लाई साइड इंटरवेंशन। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। डिमांड साइड इंटरवेंशन अभी भी नहीं किया जा रहा है, कंजम्पशन साइड इंटरवेंशन सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। ओवरऑल जो आपकी हायरिंग की कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को की जो हायरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो वो एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, नए लोगों को जॉब दे सकता है, जॉब क्रिएट हो सकती है, पर चांसेस कम होंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि वेज कॉस्ट इतना बड़ा इशू था ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है डिमांड की। डिमांड इनसफिशिएंट होने के कारण कंजम्पशन कम है और कंजम्पशन कम होने के कारण प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम है तो फिर जॉब दें क्यों, जब ऑलरेडी आपके पास जो लेबर है उतने में काम चल जा रहा है, तो नए जॉब्स रखेंगे क्यों अननेसेसरली, जस्ट बिकॉज कि ईपीएफओ से फ़ायदा मिलेगा इसलिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो है जो स्ट्रक्चरल रीजंस हैं इकॉनमी के, जो लैक ऑफ डिमांड है उसको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, तभी आप जॉब क्रिएट कर पाएंगे। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर एक और वो दिया हुआ है सजेशन कि ये जो 500 कंपनीज़ हैं, टॉप 500, इसकी जगह एमएसएमई होना चाहिए। एमएसएमई होगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एमएसएमई होगा तो, है ना, लोगों को एक तो बेसिक
चीज़ें जो है बन पाएगी, है ना। जो एमएसएमई होते हैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ें हाथ से करनी होती है। जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो तो कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ ज़्यादा अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकता लेबर का और ज़्यादा सीखने भी नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर पर आपको बेसिक से चीज़ें सीखने हो सकता है ना मिले। दूसरा, एमएसएमई को यार सस्ते लेबर की ज़रूरत भी होती है। ऐसे इंटर्न उनको मिलेंगे जिसमें सरकार सारा पैसा दे रही है तो उनको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। सो हमें बॉटम अप अप्रोच को क्या करने की ज़रूरत है, अप्लाई करने की ज़रूरत है, रेदर देन टॉप टू डाउन, है ना। टॉप टू बॉटम अप्रोच जो 500 कंपनी वाला कर रहे हैं, इसमें भी जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस हैं और एमएसएमई को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है एमएसएमई का। चीज़ें क्लियर है क्या? इसके अलावा डिमांड बढ़ाने के लिए आप जो है कंजम्पशन बढ़ाने पे फोकस कर सकते हैं, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो दे सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री न्याय योजना चल रही है कई स्टेट में, उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, आप जो मनरेगा है उसके थ्रू भी डिमांड बढ़ा सकते हैं। आप मनरेगा में जो वेजेस हैं उसे रेस कर दीजिए तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो इससे भी जो है आपकी डिमांड बढ़ सकती है और जॉब क्रिएट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।